हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1, 2 और 3 इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य पार्ट को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। उनके आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? पार्ट 3 और पार्ट 4। वैसे पार्ट 3 से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कुछ और क्वेश्चन जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं पार्ट 3 से, यहां पर हमने उन्हें इंक्लूड किया है। और साथ ही साथ डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से जितने भी आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हमने यहां पर इंक्लूड किया है। चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए देख लेते हैं कि इन दो पार्ट से और कौन कौन से क्वेश्चन हमें आने वाली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है? देखिए, डीपीएसपी की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। इसके बारे में नॉर्मली आप सभी कैजुअल जानते होंगे। देखिए, डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक के जो आर्टिकल है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए जाते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सारे आर्टिकल यहीं से आते हुए दिखने वाले। ठीक है, अब पूछा गया है कि वो आर्टिकल कौन सा है जो ये प्रावधान करता है कि अगर नीति निर्देशक तत्वों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है या उन्हें लागू नहीं किया जाता तो व्यक्ति या नागरिक न्यायालय नहीं जा पाएगा, मतलब वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो ये आर्टिकल है फ्रेंड्स, आर्टिकल 37। संविधान का आर्टिकल 37 ये प्रावधान करता है कि डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शैल नॉट बी इनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट के द्वारा यह इनफोर्सेबल नहीं है राज्य के ऊपर। व्यक्ति अगर राज्य इनका उल्लंघन करता है, डीपीएसपी को लागू नहीं करता या इनके प्रावधानों को लागू नहीं करता, तो भी नागरिक न्यायालय नहीं जा पाएगा। ओके, ये प्रावधान आर्टिकल 37 में दिया गया। लेकिन राज्य का ये कर्तव्य, ये ड्यूटी है कि वो जब भी नीति बनाए या जब भी कानून बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही कानून बनाएगा, ये उसकी ड्यूटी, लेकिन इनफोर्सेबल नहीं है आर्टिकल 37 के तहत। अब अगर 3 और आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 40 आता है। आर्टिकल 40 भारतीय संविधान का ग्राम पंचायत की बात करता है। ग्राम पंचायत संविधान के आर्टिकल 40 में दिया गया है। इसे गांधी अनुच्छेद भी कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी के सपने को यह साकार करता हुआ दिखता है। आर्टिकल 47 यह प्रावधान करता है कि राज्य पब्लिक हेल्थ के लिए काम करेगा, पब्लिक हेल्थ को सुधारने के लिए, उसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए काम करेगा। और राज्य में मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ जो कहीं ना कहीं ह्यूमन को जीने नहीं दे रहे हैं या फिर आप समझिए सामाजिक स्तर को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे नशीले पदार्थों को भी बाउंड करेगा, रोक लगाएगा। ये राज्य का कर्तव्य आर्टिकल 47 के तहत, है ना, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। आर्टिकल 49 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 49 ये बात करता है कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जितनी भी राष्ट्र महत्व की इमारतें, उन्हें राज्य संवर्धन करेगा उनका, और राज्य उनकी रक्षा करेगा, उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। ये राज्य का कर्तव्य है ना। ऐतिहासिक इमारत या फिर राष्ट्रीय महत्व की जो इमारतें हैं उनका प्रावधान यहां देखने को मिलता है। तो हमसे पूछा गया है ऐसा आर्टिकल जहां पर यह लिखा हो कि यह किसी भी न्यायालय के द्वारा वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 37। बात किसकी की जा रही है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। आर्टिकल याद रखिएगा क्योंकि आर्टिकल से काफी क्वेश्चन हमको एग्जाम में आते हुए दिखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमको कौन सा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 42 में किस संकल्पना को साकार किया गया है? यहां हमें 4 ऑप्शन दिए गए, हमको बताना है कि कौन सी संकल्पना आर्टिकल 42 में हमको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए,
कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी का जो प्रावधान है, मतलब जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट इतनी तो पेमेंट मिले उनकी काम की कि वो अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, है ना, 2 वक्त का खाना खा सके, चैन की नींद ले सके और छोटी मोटी जो विलासिता की चीजें हैं वो खरीद सके। मतलब जीवन निर्वाह के लिए एटलीस्ट जितना पैसा चाहिए वो तो उनको मिले। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे नियम बनाएगा या ऐसे कानून बनाएगा। ये आर्टिकल 43 में हमको देखने को मिलता है। कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है। इसके बाद समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं तो आर्टिकल 39 में यह प्रावधान देखने को मिलता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो सभी को समान न्याय प्रदान करेगा और अगर कोई एबल नहीं है, जैसे किसी का कोर्ट में केस चल रहा है, वो वकील अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपको पता है सरकारी वकील उसको उपलब्ध कराया जाता है। क्यों? क्योंकि निःशुल्क विधिक सहायता उसको मिलनी चाहिए। तो ये राज्य का कर्तव्य आर्टिकल 39 के तहत। इसके बाद पोषाहार स्तर व लोक स्वास्थ्य, अभी हमने पब्लिक हेल्थ की बात करी थी, तो ये हमें आर्टिकल 47 में देखने को मिलता है। ओके, मातृत्व लाभ, है ना, ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता के उपबंध की बात करता है। राज्य का ये कर्तव्य कि अगर कोई भी वर्कर काम कर रहा है, किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो एटलीस्ट वहां की परिस्थितियां ऐसी तो हो कि वो काम कर पाए, मतलब शुद्ध वातावरण हो, है ना, काम का कंफर्ट हो, उसके पास काम करने के लिए कंफर्टेबल जितनी भी चीजें उसको चाहिए वो मिले, है ना, वातावरण शुद्ध हो, भोजन या नाश्ता अगर वहां दिया जा रहा है तो क्वालिटी का हो, तो काम की न्याय संगत दशाएं हो और प्रसूति सहायता का उपबंध करना, मतलब मैटरनिटी, अगर कोई गर्भवती महिला है या फिर डिलीवरी होने वाली है तो उनकी सहायता के लिए भी राज्य प्रयास करेगा और ऐसे कानून बनाएगा। इसीलिए आपको पता है कि मैटरनिटी लीव दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ऑलमोस्ट आई थिंक 26 वीक की रहती है मैटरनिटी लीव। आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा डेटा को, पर मैटरनिटी लीव दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि महिलाओं को मातृत्व लाभ दिया जाना चाहिए, है ना। तो यह प्रावधान आर्टिकल 42 में देखने को मिलता है। काम की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य करेगा और ऐसे नियम बनाएगा आर्टिकल 42 के तहत, यह उसका कर्तव्य। ओके, तो आर्टिकल 42 की बात की गई है, मातृत्व लाभ से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देता हूं, जरूरी है। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, लाइव बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ तैयारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप रूट एप्लीकेशन में जाकर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, बैच में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए यह फैसिलिटी भी दी गई है कि आप इंडिविजुअली कोई सिंगल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको फैसिलिटी दी गई है, आप मेरी लाइव बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से मिली? मतलब सीधी सी बात है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया गया? तो देखिए, टीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार हमने एग्जाम में ये क्वेश्चन आता हुआ देखा है, आंसर डी हो जाएगा। ओके, भाग 4 में डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक जो शामिल किए गए आयरलैंड के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किए गए। वैसे 2 और इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए। एक सबसे पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये उसका निर्वाचक मंडल। कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा में 12 सीटों पर मनोनीत जो सीटें होती है, जो प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, 12 सीटों पर 4 अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों को, है ना। तो ये प्रावधान भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाया कि 12 सदस्यों को कहां कहां से ले जाएंगे, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट कर सकता है, तो ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद
राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बात की थी। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में देखने को मिलती है। ग्राम पंचायत, अभी मैंने आपको बताया था, इसे गांधी अनुच्छेद भी कहा जाता है। गांधी जी की अवधारणा थी कि जो भारत है वो गांव में बसता है, तो अगर भारत को सशक्त करना है तो ग्राउंड लेवल पर गांव के लोगों को अधिकार दिए जाने चाहिए, पावर्स दी जानी चाहिए, और उसके लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाना जरूरी है। तो ग्राम पंचायत भारत जब संविधान लागू किया गया तो आर्टिकल 40 में एड ऑन कर लिया गया, ताकि ग्राउंड लेवल पर पावर्स दी जा सके गांव के विकास के लिए। लेकिन आप जानते हैं राज्य की इच्छा है कि डीपीएसपी को लागू करे या छोड़ दे, तो सीधी सी बात है, जब तक बाध्यकारी नहीं किया जाएगा तब तक इनका लागू होना मुश्किल था। इसीलिए आगे चलकर 72 अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1992 में, और 73 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 में, और 73 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायतों को बाध्यकारी किया गया और आर्टिकल 243 में ए से ओ तक शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, है ना, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। तो अभी ग्राम पंचायत की बात की गई है। अगर डीपीएसपी में बात करते हैं तो आर्टिकल 40 में हमें देखने को मिलती ग्राम पंचायत की संकल्पना, ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कौन सा डीपीएसपी का पर्पस नहीं? इन चारों में से देखते हैं कि एक ऑप्शन, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर को सही करोगे, एटमॉस्फेयर को सही करोगे, है ना, वर्कर्स की लाइफस्टाइल को सही करोगे तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, बिल्कुल सही। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, समान कार्य के लिए समान मजदूरी देना, बेसिक निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करना, तो ये आर्थिक न्याय, उनको छुट्टियां देना टाइम टू टाइम ताकि वो सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सके, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित कर रहा है, बिल्कुल सही। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष है, आप सभी जानते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य हो सकता है, लेकिन धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं हो सकता, तो ये यहां पर गलत है। तो आंसर सी हो जाएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है। इजी है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो यह प्रावधान हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 43A में। आर्टिकल 43 में यह प्रावधान किया गया है कि एक निर्वाह मजदूरी मिलना चाहिए, निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया जाना चाहिए, और आर्टिकल 43A में यह प्रावधान किया गया कि जो श्रमिक है उन्हें भी प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, उनके भी ऐसे राज्य को कानून बनाना चाहिए ताकि इनका मानसिक विकास भी सुनिश्चित हो सके, ऐसा में डेवलप विकास कर सके, अपने निजी जीवन का भी विकास कर सके, है ना, समाज का भी विकास हो, इसीलिए प्रबंधन में, मैनेजमेंट में भी इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। आर्टिकल 43A में यह प्रावधान हमें देखने को मिलता है। अगर अन्य आर्टिकल्स देखते हैं तो आर्टिकल 38 राज्य ऐसी योजनाएं बनाएगा जो कि सामाजिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के काम करे, आर्टिकल 38 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 अभी हम पढ़ के आए, ग्राम पंचायत की बात करता है। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता की बात करता है ना, समान सिविल संहिता, इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 में उल्लेखित है। ओके, और 43A में हमारा आंसर मिल जाता है, श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी आर्टिकल 43A में देखने को मिलती है। चलिए अगला देखते, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं रिलेट करता हो ऐसा आर्टिकल कौन सा? तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को रिलेट करता हो डीपीएसपी में हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए कानून बनाएगा। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो भारत के रिश्ते किसी और देश से खराब करे, मतलब सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बने रहे, ऐसे नियम राज्य बनाए। ओके, और अगर किन्हीं देशों के मध्य में विवाद होता है तो मध्यस्थता के आधार पर विवाद निपटाने का प्रयास करेंगे, ऐसे नियम राज्य बनाएगा।
तो सीधी सी बात है, ये कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी की ओर पॉइंट करता है ना। फॉरेन पॉलिसी अच्छी कब बनी रहेगी? जब आपका किसी भी देश के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आप काम करोगे। तो ये प्रावधान हमें आर्टिकल 51 में देखने को मिलता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सबसे आखिरी आर्टिकल है 51। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मल्टीपल चॉइस में 2 कथन पढ़ लेते हैं पहले हम। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते। बिल्कुल सही है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते, तो पहला सही हो जाता है। इन तत्वों में अंतर्विदिष्ट उपबंध, मतलब जितने भी उपबंध किए गए हैं, किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है। बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यायालय में हम, अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है तो नागरिक न्यायालय नहीं जा सकता, क्योंकि ये किसी भी न्यायालय के द्वारा इनफोर्सेबल नहीं है। अभी हमने आर्टिकल 37 को पढ़ा था। तो यहां पर 1 और 2 दोनों ही नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बिल्कुल सही। ओके, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस आर्टिकल में या किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते? कहां पे देखने को मिलता है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की जानी चाहिए? तो ये हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिल जाता है। आर्टिकल है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 यह प्रावधान करता है कि राज्य एग्रीकल्चर और पशुपालन के विकास के काम करेगा, उन्नत किस्म उनके विकसित हो ऐसे प्रयास करेगा। और आर्टिकल 48A में यह प्रावधान किया गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा, उनके संवर्धन के प्रयास करेगा, है ना, उनकी सुरक्षा करेगा। यह राज्य का दायित्व है। तो हमें नीति निर्देशक तत्वों में मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड दिया गया कि केवल मूल कर्तव्यों में है क्या? तो मूल कर्तव्यों में भी इसको शामिल किया गया। अगर हम यहां से थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम सही करें तो यहां से केवल हटा जाते हैं हम। अगर ये हटा देते तो बिल्कुल सही हो जाता। वैसे आंसर में वो भी आ जाएगा, मूल कर्तव्यों में भी शामिल है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी, वर्तमान में 11 है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नागरिकों का यह कर्तव्य कि वो पर्यावरण, जिसमें वन, वन्य जीव, झील, नदियां सब आ जाते, उनकी रक्षा करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे और उन्हें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये हर नागरिक का कर्तव्य। तो हमें नीति निर्देशक तत्वों में भी मिल जाएगा और मूल कर्तव्यों में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर A और B दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे आंसर के तौर पर। हमें DPSP में भी यह प्रावधान देखने को मिलेगा कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए और मूल कर्तव्य में भी देखने को मिलेगा। बस डिफरेंस ये कि यहां पर राज्य को यह आदेश है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और यहां पर नागरिकों को आदेश है या उनका कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे। ठीक है, चल। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों का क्वेश्चन। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 32 हमको पता चलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। उसमें से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए वो जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम बात करें तो अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है सरकार की किसी संस्था के द्वारा या फिर किसी निजी व्यक्ति के द्वारा, तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उदाहरण है किसी भी व्यक्ति के लिए। ओके, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट यहां पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हमें मौलिक अधिकारों के, है ना, एलिमेंट्स दिए गए और सामने हमें आर्टिकल दिए गए। आइए देख लेते। उपाधियों का अंत, याद कीजिए हमने पढ़ा था। उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 में देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 18 दिया गया है 3rd पर, तो A का हो जाएगा 3। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है
है ना, धार्मिक मामलों के मैनेजमेंट की स्वतंत्रता दी गई है हर नागरिक को, ये दी गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 में। तो बी का हो जाएगा 4। अल्पसंख्यक वर्ग को की भाषा का संरक्षण किया जाएगा, उनकी भाषा संरक्षित की जाएगी, ये अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार है, जो कि देखने को मिलता है आर्टिकल 29 में। तो सी का हो जाएगा 1। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में, और इसको शामिल किया गया 21A में, 21 क में। तो डी का हो जाएगा यहां पर हमारे पास 2। तो ये सीरीज देख लीजिए कहां मिल पा रही है हमें, तो बिल्कुल डी में मिल जाएगी हमें ये सीरीज ना, और तो कहीं नहीं दी ना सेम को, ऑप्शन 3, हाँ ठीक है, तो डी में हमें मिल जाएगी, है ना। तो उपाधियों का अंत, संविधान के आर्टिकल 18, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किया जाएगा आर्टिकल 29, और शिक्षा का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21A में उल्लेखित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्र आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो देखिए, ऐसा मौलिक अधिकार जो कि नेशनल इमरजेंसी के समय भी बना रहेगा, खत्म नहीं किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता, कौन सा है? यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21, अगर आपको याद हो तो। आर्टिकल 21 और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, और आर्टिकल 21 प्राण और देह की स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता। भले ही देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ये 2 आर्टिकल कभी खत्म नहीं होंगे, आपसे जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, देख लेते। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां पे हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध नागरिकों का मौलिक अधिकार है। यह प्रावधान हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के आर्टिकल 23 में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। ओके, सेकंड देखते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो अभी हमने बात की थी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है ना, उनकी भाषा को संरक्षित किया जाएगा, आर्टिकल 29, बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अभी हमने बात की थी बंदी प्रत्यक्षीकरण की, आर्टिकल 32 के तहत मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है वो संविधान के आर्टिकल 30 में उल्लेखित है, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में, न कि आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार को रिलेट किया गया था, लेकिन इसे संपत्ति के अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, और वो 300A में शामिल है, तो अब ये निरसित कर दिया गया है। तो डी आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ओके, आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इजी थे, लेकिन आर्टिकल से क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के आ रहे हैं, तो आप समझिए 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ आर्टिकल से ही पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल से आ ही जाते। तो भाग 4 तक नीति निर्देशक तत्वों तक के आर्टिकल्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 5 में जो आर्टिकल शामिल किए जा सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।